हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या खाया है, एक बार उसके बारे में सोचें। क्या आपने चावल खाया, या क्या आपने दाल खाई, या ब्रेड, या फिर रोटियां? उनके बारे में सोचिए और सोचिए कि ये भोजन हमें कहाँ से मिलता है। तो चलिए अब हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि हम रोज़ाना खाते हैं। तो चावल उनमें से एक है। हम चावल काफ़ी मज़े से खाते हैं। रोटियां हम खाते हैं, दाल हम खाते हैं, दूध भी पीते हैं, अंडा, नमक, मछली, मांस, तेल, मक्खन, घी, फल, पनीर, पानी, मशरूम। ये सारे कुछ उदाहरण हैं उन भोज्य पदार्थों के जो हम रोज़ाना खाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं? हम सभी जानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ हमें पौधों से मिलते हैं और कुछ हमें पशुओं से मिलते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इन भोज्य पदार्थों को उनके स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। तो जो भोज्य पदार्थ हमें पौधों से मिलते हैं उन्हें हम पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन कह सकते हैं, और इसी तरह जो भोज्य पदार्थ हमें पशुओं से मिलते हैं हम उन्हें पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन बोल सकते हैं। अब इसी तरह कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो ना ही हमें पौधों से मिलती है और ना ही पशुओं से। यहाँ जो हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, क्या आप उनमें से देखकर पता लगा सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ना ही हमें पौधों से मिलती है और ना ही पशुओं से? एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए, क्या आप पता लगा पाए? अच्छा, मैं बताती हूँ। तो इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि नमक और पानी हमें ना ही पौधों से मिलता है और ना ही पशुओं से। इसी तरह मशरूम और यीस्ट भी हमें ना ही पौधों से प्राप्त होता है और ना ही पशुओं से। जी हाँ, मशरूम भी। मशरूम कोई पौधा नहीं है और इसे पशुओं से प्राप्त होने वाले भोजन में भी नहीं गिना जाता। मशरूम एक अलग ही वर्ग में आता है जिसे हम कवक कहते हैं, और आप आगे आने वाली कक्षाओं में कवक के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो ये सभी भोज्य पदार्थ जो आपको ना ही पौधों से मिलते हैं और ना ही पशुओं से, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाला भोजन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर सारे उदाहरण हैं उनमें से कौन सा उदाहरण या कौन सा भोज्य पदार्थ हमें पौधों से मिलता है और कौन सा भोज्य पदार्थ हमें पशुओं से मिलता है। और हम ये भी जानेंगे कि क्या हम इन्हें अलग अलग वर्गीकृत करना सीख पाए हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से कौन सा भोज्य पदार्थ हमें पौधों से मिलता है और कौन सा पशु से, और कौन सा भोज्य पदार्थ हमें अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। और आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो उत्तर दिया था वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं चावल की। तो चावल जो है वो हमें पौधों से मिलता है। और इसी तरह रोटी आटे से बनती है, और आटा जिस गेहूं से बनता है वो भी पौधों में लगता है, तो ये भी हमें पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन हुआ। इसी तरह दाल भी हमारा पौधों से मिलने वाला भोजन है। अब दूध के बारे में सोचते हैं। हमारे यहाँ सुबह सुबह दूध वैसे तो पैकेट में आता है, पर दूध हमें गाय से मिलता है। तो गाय से मिलने वाला भोज्य पदार्थ कौन से वर्ग में हुआ? जी हाँ, पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन। तो दूध पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन हुआ। इसी तरह अंडा हमें मुर्गी से मिलता है, तो ये भी पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन है। नमक के बारे में हमने बात की कि ये अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाला भोजन हुआ। अब मछली की बात करते हैं। पानी में रहने वाली मछली अपने आप में एक पशु है, तो ये एक पशु से प्राप्त होने वाला भोजन हुआ। और इसी प्रकार मांस भी पशुओं से प्राप्त होता है। अब अगर हम तेल की बात करें तो तेल तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, और ये सभी पौधों से मिलते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन है। मक्खन दूध से बनता है और दूध हमें मिलता है गाय से, तो इसलिए मक्खन भी पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन हुआ, और इसी प्रकार घी भी पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन हुआ। फल तो भाई पेड़ों पे ही लगते हैं, तो ये तो काफ़ी आसान हुआ। अब पनीर की बात करते हैं। पनीर भी दूध से ही बनता है, तो इसलिए ये भी पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन हुआ। पानी और मशरूम के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये तो अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाला भोजन है, तो पानी और मशरूम को हम इस वर्ग में डालेंगे। क्या आपने सारे उत्तर सही दिए थे?